मैंने ऐसा सोचा कि चलो जाके अपन ये खेती करते हैं। तो 70 से मैं नागपुर से अप डाउन करके करीब करीब 100 किलोमीटर है वो, वर्धा जिले में वायफन नाम का गांव, वहां जाके खेती करना शुरू किया। 4 बैल जोड़ियां खरीदी, ट्रैक्टर किराए से लेकर पूरी जमीन को जो फॉलो थी उसको पूरा तैयार किया। और पूरी रेनफेड एग्रीकल्चर था, जिसको हम बराई नहीं करते हैं या उसको हम नॉन इरिगेटर कहते हैं। तो ये 100 एकड़ जमीन जब मैंने बोई उस साल, और 1 रुपया महिला की मजदूरी थी और 2.5 से 3 रुपए मेरे पुरुष भाई की, जो खेत में काम करता था, उसकी मजदूरी थी। इतनी कम मजदूरी देने के बाद भी उस 100 एकड़ जमीन में से कुछ भी बचा नहीं कि जिससे मैं कल अपना परिवार चला सकूं। तो मुझे सवाल आया कि ये, उस समय इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी, इंदिरा जी गांधी। बच्चों, आपको मालूम होगा उनका एक स्लोगन था, गरीबी हटाओ। तो मुझे एकदम सवाल आया कि ये इतनी कम मजदूरी मैं दे रहा हूं और जमीन में से तो कुछ बचा नहीं है। इन मजदूर भाई बहनों की अगर मजदूरी नहीं बढ़ेगी तो इनकी गरीबी कैसे हटेगी। अच्छा, मैं एक बड़ा किसान हूं करके मैं नहीं देता हूं, पर गांव के दूसरे किसान भी तो इससे ज्यादा मजदूरी नहीं दे रहे हैं। तो फिर गांव में इस गरीबी के लिए कौन जिम्मेदार है? मैं सही बताता हूं आपको कि उस समय मुझे मार्क्स नहीं मालूम था। उस समय मैं कुछ ज्यादा किताबें भी नहीं पढ़ता था, बहुत एवरेज स्टूडेंट था। कोई बाहर अवान्तर रीडिंग, एक्स्ट्रा रीडिंग भी कुछ नहीं था। पर खुद को एक ऐसा जवाब मिला कि नहीं, इस गरीबी के लिए जमीन मालक जिम्मेदार नहीं है। इस गरीबी का कारण गांव में नहीं है, इस गरीबी का कारण व्यवस्था में है। कि ये व्यवस्था किसानों को कहती है कि आप मजदूरों से ज्यादा काम कराओ, कम से कम मजदूरी दो, और सस्ते से सस्ता आप जो कुछ भी पैदा करते हो हमें सप्लाई करो, जिसको हम जीवन आवश्यक वस्तु कहते हैं, एसेंशियल कमोडिटीज कहते हैं। अरे, मैंने कहा ये तो एक प्रकार से इस व्यवस्था की दलाली हो गई। मुझे ये दलाली नहीं करनी है, क्योंकि मैं कुछ तो भी ताकत रखता हूं, मेरे पास में शहर में भी प्रॉपर्टी थी, इनकम का सोर्स था। तो अपन इस व्यवस्था के खिलाफ खड़े होंगे और इस व्यवस्था को सवाल पूछेंगे कि ये मजदूर की मजदूरी नहीं बढ़ेगी तो गरीबी कैसे दूर होगी। और मजदूर की मजदूरी अगर बढ़ाना है तो फसलों के दाम भी बढ़ने चाहिए, और जीवन आवश्यक वस्तु जो सस्ते में सस्ती चाहिए, ये जो नीति है, इसको भी बदलना होगा। तो दोस्तों, मैं इस तरह का एक कार्यकर्ता बना, और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं कि पिछले 40 साल से मैं यही सवाल अभी भी पूछ रहा हूं कि खेत मजदूर की मजदूरी अगर नहीं बढ़ती है तो गरीबी कैसे हटेगी। दोस्तों, इस 40 साल में बहुत परिवर्तन आया है। मैंने जो कहा कि हमें 50 एकड़ जमीन मिली, तो आप लोगों को यह मालूम नहीं होगा कि हमारे देश में स्वतंत्र भारत में 70-72 में एक सीलिंग एक्ट आया था, लैंड सीलिंग एक्ट, जिसमें यह परिभाषित किया गया था कि गांव का किसान बड़े से बड़ा कितना हो सकता है लीगली। इलीगली जाने दीजिए, पर लीगली सबसे बड़ा कितना हो सकता है। तो रेनफेड एग्रीकल्चर में एक परिवार 54 एकड़ 54 एकड़ से ज्यादा लैंड होल्डिंग ही कैन नॉट होल्ड, वन फैमिली। फैमिली डेफिनेशन इज husband, wife and 2 children. Semi-irrigated, one crop irrigated 36 acre, and all round irrigated, it depends from state to state from 12 acres to 18 acres. So this was the limit. So the rich people in the villages were defined by how much land hold they can hold. But there was no limit on industrialist. We will discuss, if time permits, afterwards. So when I thought that I got 50 acres of land, means I am equal to Tata Birla of village. दोस्तों, पर 40 साल का अनुभव बताता है
कि सिर्फ एग्रीकल्चर पे जिंदा रहना ये बहुत ही कठिन है और बहुत ही अनिश्चित लाइफ है, जबकि खेती में ही सही में संपत्ति का गुणाकार होता है. द वेल्थ इज मल्टीप्लाइड इन एग्रीकल्चर ओनली, because you sow one seed and you get 100,000 seeds. So the multiplication of wealth is really in agriculture. In industry, you just convert. If you put 1 kilo of plastic in a machine, you will not get 2 kilo of plastic atom. You will just get 990 grams or efficiently 1 kilo of plastic atom. So there is only conversion, but पुअर. मेरे बेटी ने अभी जो प्रेजेंटेशन दिया उसमें उन्होंने जीडीपी की बात कही. बेटी मुझे माफ करना, मैं आपको थोड़ा करेक्ट करना चाहता हूं कि जब हम स्वतंत्र हुए उस समय हमारे जीडीपी में एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन 48% था, पर आज टुडे द कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर in GDP is from 12% to 18% in various states, and the contribution of industry has also declined, but the contribution of service sector has increased tremendously. The contribution of service sector is above 55% to 60%. Now see, when there is a real multiplication in agriculture, why contribution of agriculture is reduced? Not only this, the agriculture production has increased tremendously. You must be knowing that in 1970-72 there was a severe drought, and you can get this with the people in villages in Odisha also. There were hunger deaths in Odisha. सर बाहर शायद लाइट चली गई, 1 मिनट प्लीज, आपको वेट करना पड़ेगा. सॉरी. ओके ओके डिस्कनेक्टेड. नहीं, कोई बात नहीं सर. ये थोड़े ये चैलेंजेस हैं, बट उसके अलावा दे आर बीइंग एबल टू गैदर व्हाट यू आर सेइंग वेरी वेल. नो, इट्स ग्रेटनेस ऑफ योर्स. मेरा कोई बड़प्पन नहीं है. एक्चुअली सर, जिसके बड़प्पन होते हैं वो हमेशा दूसरों को देते हैं, इसलिए ऐसा कहने. आई नो ये फ्लो टूटने से थोड़ा होता है. नहीं, कोई बात नहीं. आप कहाँ बैठी हो? मैं तो अपने घर पे बैठी हूँ. अच्छा. दिल्ली में जी. बाकी हमारी टीम वहां पर है. ओके. नहीं, ये बहुत ही कठिन है ये समय, और ऐसे कठिन समय में इनकी हम लोग पिछले 3-4 दिन से इनसे बात कर रहे हैं. इनके जो इरादे हैं वो काफी पक्के हम करना चाहते हैं, और फियर्स में यही फियर्स है कि हम जाके 1 साल में क्या कर पाएंगे. तो थोड़ा सा सर टुवर्ड्स एंड आप ये भी कुछ एडवाइस जरूर इनको दीजिएगा कि मतलब ये पूरा सिस्टम यही है कि किस तरह से कम्युनिटी के साथ जुड़े, उनको सुने, समझे, पहचाने. क्योंकि 1 साल क्या, एक तरीके से इनका इट्स एन इन्वेस्टमेंट इन देम. द इंटेंशन इज सर कि इसके बाद दे विल चेंज द कोर्स ऑफ देयर लाइफ एंड बी इन द डेवलपमेंट सेक्टर. बिल्कुल 1 सही year है. is enough only to understand and connect and see the deeper realities. नहीं, बिल्कुल है. नहीं, और मैं अब देखो कैसा फ्लो जाता है. और अगर वो सवाल पूछेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा. मुझे लगता है कि उसमें और ज्यादा फिर ये बात हो सकेगी. सर वो थोड़ा सा एक रिक्वेस्ट आया है कि जब आप इंग्लिश में बोल रहे हैं तो जो तमिलनाडु और साउथ के बच्चे हैं वो समझ पा रहे हैं, तो अगर आप दोनों लैंग्वेजेस को मिक्स कर लेंगे. ओके. यस, कोई बात नहीं. यस. Are you guys back? Mahuda team, are you back? Can you hear us? Great. Sir, please. We have requested, sir, that he will use English, Hindi both. But if you still cannot understand something, तो please अपने पड़ोसी से भी पूछ लेना बाद में. Let us not interrupt the flow, but sir will try to be bilingual. Okay. Sir, please, over to you. So I was talking about the GDP. The
GDP of agriculture has now come down to 12% to 18%. The industry has also come down, and the GDP of service sector has increased to 60%, 55 to 60%. But you must be knowing that in 1970-72 we had a drought, and then we were having a food shortage. We were depending on PL 480. This is a public law 480 of American government, and they were giving us wheat and sorghum and milo. And when sheep was coming from them, then we could have bread. So Dr. Swaminathan, who was the chairman of Farmers Commission, he very rightly said we were sheep to mouth. But after that Green Revolution, and after that we have increased agriculture production tremendously. And after increasing agriculture production, the contribution of agriculture in GDP has reduced. Why? You people must study this, go inside to this, and very simple reason which I can understand is this: the prices of agricultural produce has not increased in the proportion the wages of organized sector, the service sector has increased. You can check this, and we will talk on this in next my presentation. So, when wealth is created, why that is exploited? Actually, Marx has said that the capital is accumulated by exploitation of labor. But there was one lady economist, her name is Rosa Luxemburg, a lady from Germany. She was Marxist, but she said that capital is accumulated by exploitation of raw material also. And she said that the colonies are there for exploitation of raw material. मेरे बच्चों, आप ये जानते हैं कि भारत अंग्रेजों का गुलाम था और यूरोप enslaved many countries in Asia and Africa. Why? Because when steam engine was invented in Europe, the industrialization was mechanized, and for that industry they require raw material, and for that they require market. Whatever production is done by machines. So they India. So Mahatma Gandhi very nicely given us this thought that they used to take cotton from India at cheaper price, take it to Manchester, Lancashire textile mills, make cloth of that, and then again sell it here at higher prices. So capital was accumulated in England. So England and European countries were flourishing, and here farmers were indebted. So this Gandhian thought was exactly with the Rosa Luxemburg. She said that the colonies are there to exploit raw material and cheap labor. And the beauty of Rosa Luxemburg is this, that that time only when she was asked that these colonies, when they will be independent, then for that independent country, for the industrialization of that country, from where capital will come? And she answered that time only that then there will be a internal colonialization. अंतर्गत वसाहतवाद, अंतर्गत उपनिवेशवाद चलेगा और शहरों के विकास के लिए गांव का शोषण होगा. For the development of the cities, the industrial area, the villagers will be exploited. गांधी जी ने भी यही बात कही थी, कई संतों ने भी ये बात कही है. हमारे महाराष्ट्र में तो राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज होकर गए हैं. देयर इज वन संत
which is called Rashtrasant Tukdoji Maharaj. And in Marathi, he has very simply written, कच्चा माल मातीच्याच भावे पक्का होताची चौपटीने घ्यावे, याने raw material at throwaway price and the finished product at 4 times price. This was Gandhiism. This was what Rosa Luxemburg was telling. And my sons and daughters, after 1947, if I say that Britishers went away, but the same policy of exploitation for our industrialization continued, it will not be exaggeration. भारत में स्वतंत्रता के बाद में जो रोजा लक्समबर्ग ने कहा था वही हो रहा था और वही हो रहा है कि शहरों के विकास के लिए गांव का शोषण हो रहा है. और इसलिए when we read Gandhi, you will come to understand that Gandhi has rightly said that I don't want to only remove British. गोरे अंग्रेज को भगाना नहीं है, अंग्रेजियत को भगाना है. उनके I want to change the policy of British of exploitation of villages. And that is why you must be remembering that Gandhi has given a slogan that go to villages. And I am very happy that you in this age, young age, are trying to understand what the Indian village is. मेरे बच्चों, मैं भी 22-23 साल का ही था. I was just 22-23 years when I started my agriculture. But ये वास्तविकता है कि हमारे देश में आफ्टर इंडिपेंडेंस वी हैव प्लान्ड एक्सप्लॉइटेशन ऑफ रूरल इकोनॉमी. नेहरू जी ने महालनोबिस मॉडल लाया बोलते, द ग्रेट इकोनॉमिक्स महालनोबिस, और उसमें ये कहा गया था बोलते सेकेंड 5 ईयर प्लान में कि एग्रीकल्चर के प्राइसेस कम से कम रखने चाहिए. अब व्हाई दिस इज ए पॉलिसी डिसीजन? देखिए, ये बात मैंने 2006 में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के सामने कही थी. आई हैव सेड दिस आर्गुमेंट in front of Dr. Manmohan Singh, then Prime Minister. He came to my village in 2006. I said to him that we are still under British rule, though they are not ruling us, but we are not free. We are still enslaved by that. Now, what was the British rule? They wanted cheap labor. For cheap labor, they wanted cheap food, and to get cheap food, they enslaved food producers through Jamindari, Ijazari system. When my grandfathers were having 1,400 acres of 1400 acres of land, they were the exploiter for British people of landless laborer and laborer in villages. To give cheap food, they were exploiting labor. You must have heard in America, the Negroes were treated as slaves, and there was slave market also. So whole history of agriculture and prosperity of industry is on slavery, is depending on slavery. But in an independent country, was this policy correct? So I asked Dr. Manmohan Singh ji, yes, British were right because they wanted cheap labor for that cheap food. But in an independent country, to get cheap labor for Tata, Birla, Ambani, Adani, you are having a same policy of cheap food, and for that you are keeping food producer poor and poor. Is it a correct policy of an independent country? Friends, just think over this. What is happening? And this is why the contribution in GDP of agriculture is reducing, and the contribution of GDP of service sector is increasing. This continued
I will make it short now. But in 1990, up to 1990, there were farmers' movement. First movement was forced to have a Stealing Act, क्योंकि land distribution कर दो तो गरीबी का सवाल हल हो जाएगा. If land is distributed, the problem of poverty will be solved. That was the propaganda that time. And so land was distributed. But what happened? Land was given to tiller, but agriculture was not economical. Agriculture was depending on nature and market, and both were not in favor of farmer. So poverty was increasing. The young generation was coming out of villages, and then the family was expanding and land was divided. So land holding was becoming smaller and smaller. You must be knowing the name of Vinoba Bhave. He was the first Satyagrahi who was appointed by Mahatma Gandhi. And Vinoba Bhave, if I ask you all people, most of you must be saying that he is known for Bhudan, land distribution, distribute land, but not. I was also having that impression, but Vinoba Bhave never said only Bhudan. If you read his literature and his village economic advice, he has very correctly said by giving land, problem will not be solved. Because tomorrow family will enlarge, land will be smaller, and that will not the solve problem. The real problem will be solved only by unity of village, because all the essentials of urban areas are supplied by villagers, and villagers have no right to decide the price of that produce. He said, his economics we must understand. He has advised farmers that you are 2/3 in villages, so whatever you are producing, keep 2/3 in village and supply 1/3 to the urban areas. What does this mean in economics? You all know that everybody is preaching farmers that the price is determined by demand and supply. Vinoba ji rightly said that supply should be restricted. When you are 2/3, you consume 2/3 and supply only 1/3, so that supply will be equal to the population of urban area, and so prices will not fall. दोस्तों, हुआ क्या? हुआ ये कि we made villagers so poor that whatever they are producing, they themselves cannot consume it. And so, whatever is produced is sold in market. And so, supply increases and prices fall. If you are in village, when you go to village, just examine this. A farmer who is producing 5-6 liters of milk, he doesn't give cup of milk to his boy or daughter, but he sells all milk to dairy because he needs cash to bring fodder for the animal, to bring food concentrate for the animal, and to survive with family, he needs cash. So he sells milk, but he doesn't give cup of milk to his sons or daughters. क्या उन बच्चों के पेट की मशीनरी, their stomach cannot digest milk? But just imagine if in village everybody start consuming milk as you and I am doing, then less milk will come in cities, from where we will get ice cream and milk products. So this is how the increasing production was there, and you don't consume, but you supply us, so that demand and supply will be in favor of urban areas. This was
a planned economy. Farmers were producing more and more, and they were indebted more and more. In green revolution technology also what happened? Farmers started depending on market. In green revolution technology, they have to buy new seeds, fertilizers, pesticides, irrigation systems. Their capital requirement increased. They started getting indebted and production was more, but prices were not there in market. And so if you see that after 1970 in our country, there was a new agitation of farmers which was demanding agriculture prices based on cost of production. The slogan from Punjab, Haryana to South in Tamil Nadu also was this, that we want our just price, we want our scientific cost of production, we want our cost of production so that we can live as a human being. This was the demand from 1970 in our country. Because land distribution was there, it may not be proper, but the land holding in villages was becoming smaller and smaller. In green revolution, farmer was exposed to market, and so if you see the agitation of farmers, it was in north, in Punjab, Haryana and some part of Uttar Pradesh, it was in south, it was in Maharashtra, it was in Gujarat, but now you are in Odisha, but in Odisha there was not big farmers agitation, because in Odisha the major crop is a food crop, and in a food crop area and a rain-fed agriculture, the agitation was not there because farmers were not exposed to more market economy. So I always, as a farmers activist, I see that if you take the map of our India, you will find that from Nagpur up to Nagpur in Maharashtra, there was some agitation because here was a cotton crop. But from Nagpur to Calcutta, if you go, there was no agitation of agriculture in 1980 to 1990-95, when there was a peak of farmers' movement in India. My friends, from 1980, there was a big agitation. I will say that the agitation was equally powerful in South India also, in Tamil Nadu, in Karnataka, and in North Punjab, Haryana, and in West, in Maharashtra and Gujarat. But the South leaders never got name and fame. Narayan Swami Naidu was leading in Tamil Nadu. Professor Nanjun Swami was leading in Karnataka, and those agitations were much more powerful than what was in North. But I want to make this political statement here that in our country, we must accept that the southern leaders never get the center stage in our central politics. And that is why the farmer leaders in southern states were never got the national status of farmers leader. My friends, from 80 to 90, definitely this agitation was having impact on our Delhi policies. Rajiv Gandhi was also motivated and forced to take some decisions. During the time of Indira Gandhi also, there was agitation in Punjab and Haryana, and she was also forced to have some thoughts about agriculture and poor people, but she was successful by giving 20 points program and by giving the slogan of Garibi Hatao, and she was successfully, politically successful by dividing rural economy again in landless laborer and landowner. But after 1991,
your generation, I want to draw your attention what happened after 1991. In 1991, Narsingh Rao ji became the Prime Minister and Manmohan Singh ji was the Finance Minister. And you must be remembering that since 1991 in our country, there was a new economic policy which was called liberalization, privatization and globalization. Our economy was opening. Global market will be there. And now everything will be free. Capital will flow freely. Technology will flow freely. And this will reduce the poverty in poor countries, and then there will be a real development. That was the picture shown in 1991. What is the genesis of this? From where this started? You must be remembering and study the GATT, General Agreement on Trade and Tariff. This was an international organization of industrialists to rule the trade globally. General Agreement Trade on Tariff, and in 86 it was having a meeting in Uruguay that was called Uruguay Round, and agriculture was never the subject of GATT. It was only industries was discussed, and industries trade was ruled by this committee. But agriculture came in 86. Why? Because America and Europe both were increasing subsidies to their agriculture, because they both wanted to supply food to poor countries and enslave them again on that basis. So both were increasing their subsidies, but they realized that increasing subsidies will not be sustainable in their economy. So there should be some discipline. So agriculture came in discussion in GATT in Uruguay, and that draft was, Uruguay draft was a Dunkel draft, because Dunkel was the chairman of GATT that time. But in that discussion, America and Europe were not having compromise on subsidies, how to rule it, how to make rule of that subsidies. And this fight of America and Europe continued from 86 to 94, and on 1st January 1995, there was an agreement signed both by America and Europe and then by India and many other countries, and GATT was dissolved and WTO was formed. That is World Trade Organization. विश्व व्यापार संगठन की निर्मिति हुई GATT को dissolve करके. And in agreement on agriculture, it was said that this will be a boon to the underdeveloped and developed countries, because subsidies of rich countries will be going to be reduced, so their cost of production will increase, and then we will get market. India will get market, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, African countries will get market, and so there will be prosperity in those countries. 1991 के बाद में क्या हुआ? 1991 के बाद में हम देखते हैं कि 1991 में तो दुनिया में बाजार में एग्रीकल्चर प्राइसेस वेर ऑन हायर साइड्स, but when this GATT agreement concluded and WTO was formed after 1995, if we study the global agriculture market, it started falling. दुनिया में कृषि उपज के दाम गिरने लग गए. The cotton prices went down from $1.10 per pound of cotton to 70 cents, 60 cents, and it went down to 35 cents per pound of cotton. So if we study from 1997 in India, the cotton import started. Just imagine, cotton import started. We were exporting cotton to Manchester, Lancashire,
when we were enslaved by British. But now in free India, we were importing cotton. And from 97 to 2003, we imported 110 lakh bales of cotton. Just imagine. What was the result? The first suicide in 1996-97 happened in Andhra Pradesh of cotton farmers. 2,000 farmers committed suicides. And that time, who was the Prime Minister? The late veteran leader Atal Bihari Vajpayee was the Prime Minister, and Chandrababu Naidu was the Chief Minister of Andhra Pradesh. Just imagine. I want to underline this, that political parties not matters. The policy matters. Whoever rules. But if he is anti-farmer, this is going to be happen. See, there was only 5% import duty by Atal Bihari Vajpayee regime on this. Why? Because cotton industry in India is powerful. Textile lobby is very powerful. And the same thing happened with other crops also. You must be remembering that time suicides were rampant in Kerala also. Because black paper prices fell down, rubber prices fell down, coffee prices fell down. Because of palm oil import, coconut prices also fell down. So suicides started in Kerala also. And then this spread throughout the country. In Punjab, Haryana also suicides started. So after 1997-98, because of this liberalization, the new phenomena of suicide started in India. दोस्तों, suicides, मैं हर समय ऐसा कहता हूं, I always say that suicides of farmers is the tip of the iceberg. But whole agriculture went in crisis. What was the reason? My friends, if you study properly, you will find that the gap between the village and urban economy started increasing more and more after 1991. The gap between the urban and rural economy was there since British ruled this country, and then in independent India also. So we in the farmers movement used to say that this country is divided in two countries. One is India and another is Bharat. When we were saying this, that time there was one English newspaper in Mumbai, Blees. The banner line of that Blees was this of farmers movement, that Bharat declares war against India. But after 1991, 1997 properly, what happened? The gap between the urban and rural economy started increasing more and more. I will just give you one example. You can ask your father and mother. After 1947 to 1991, how many cars, how many scooters, how many motorcycles were on road in your cities in which you are born? And now, after 1991 to 2020, how many cars, how many scooters, how many Activas, how many motorcycles are there on road? I am brought up in Nagpur. When I was in 10th class, I got a bicycle, and I was fortunate to have a bicycle because that time bicycle was priced 200 to 250 rupees. It was very dear. And Nagpur was defined as the biggest village of India, and it was famous for a town with the bicycles. And now no bicycle is seen. How can this phenomena change? Because our economic policy was drafted in this way. In 91, we delicensed the industry, and we now say that because of delicensing of industry, India prospered. Yes, India prospered. But what happened? If I say here only this, that India becomes super India and Bharat became the hungry country like African countries, it will not be exaggeration.
If you go to Indian airports and see the luxury of that airport, nobody will say that India is a poor country. But now you are in Odisha, go to villages, you will find what is the difference. And this gap increased because of the government policies. I am not against fifth pay commission, sixth pay commission, or seventh pay commission. But I want to draw your attention. I am not economist, but my humble submission is this: the monetary policy which was adopted in our planning and in our economy is the real cause of divide between rural and urban economy. The money supply is continuously increasing in the urban areas, and in that proportion, the money supply is not allowed to increase in the village economy, and that is dividing the urban and rural progress. My friends, just I will give you three figures. The minimum wage of the fifth pay commission was 2,550 rupees. The minimum wage of the sixth pay commission was 7,000 rupees, and the minimum wage of the seventh pay commission is 18,000 rupees. I have no objection. And every 10 years, there is a pay commission. So every 10 years, you can see that 2.5 times to 3 times minimum wage is increased in organized sector, in government sector. You must be knowing what is the wages in IT sector. You must be knowing what the MLA and MP is getting. We have no objection for this. But is it not correct to demand that in this proportion, the minimum wage of farm labor and unorganized labor must also increase, and to pay that minimum wage, in that proportion, the agriculture produce, the essential commodities, the food grains, fruit, vegetable, that prices also increase, or government should increase incentives or subsidies to farmers. Now, when I talk about incentives and subsidies to farmers, the argument comes that India is a poor country, from where this money will come. My friends, from where money comes for minimum wages in pay commission, from where money comes to give subsidies to urbanization. When I say subsidies to urbanization, how many you know that the railway ticket in which we travel is subsidized in our country? The metro rail is feasible because of subsidies. I live in a 1 crore flat in Nagpur, but my water is subsidized. All the roads which are built is subsidized for me. So we have got money for this, but we don't have money for villagers. My friend, this is increasing the gap. Now, how we are going to repair this economy is really a $1 million question. I want to put before you that nowhere in the developed economy, agriculture is not sustaining without state support. Now, this is proven fact, and after this 30 years of liberalization, now it has precipitated. American, European farmer is getting the same subsidies, even more subsidies. So what was promised in WTO agreement on agriculture, their subsidies is not reduced, but our subsidy is not increased. And on the other count, it is reduced, and there is a continuous pressure by WTO on India that you are giving more subsidies. In today's economic times, if you see, there is a news item that America, Europe, Australia, New Zealand, Brazil are objecting the MSP of Indian government
to Indian farmers. I will come to MSP afterwards. Subsidies are not mercy to farmers. It is right in the economy. But that is not taught to the farmers. Farmer को कहते आप अब तो अन्नदाता किसान हो, आप क्यों भीख मांगते हो? Why you are begging? You are your own king. Why you are begging? नहीं दोस्तों, दुनिया में कहीं पर भी nowhere in the world agriculture is not sustaining without state support, because agriculture is an industry under the open sky and nature is not in anybody's hand. And now with the climate change, the risk is becoming more and more. Secondly, with modern technology, the capital investment in agriculture is increasing because farmer has to buy seed, fertilizer, pesticides, labor, irrigation systems. All this is increasing. So capital investment in agriculture is increasing. To raise a crop right from sowing to harvesting, farmer has put money in the soil only. What crop will come, what price he will get is all uncertain. So in that scenario, there is a need that those who consume food, they should also share their responsibility so that farmer can fight vagaries of nature and vagaries of market. So consumer of food means we all means our government. So it is a responsibility of the government so that the economic interest of the food producer is protected and the food producer gets a right to live as a human being. That income must be supported by the government. But what is happening? The government is giving less and less to villagers. And now I come to this point. Today's the government has changed. Again, now we will not talk about what happened in last 70 years. We accept that in last 70 years, Congress government exploited villagers. Accepted. There was agitation, some relief was given here and there and continued. But Narendra Modi ji came to power with a promise that the Mar Jawan, Mar Kisan policy of the then Congress government will be changed and Jai Jawan, Jai Kisan policy will be there. What is the Jai Jawan, Jai Kisan? This was a slogan given by late Prime Minister, the greatest son of India, Swarghiya Lal Bahadur Shastri. He gave this slogan. This is a real slogan, not like a Garibi Hatao or Sabka Saath Sabka Vikas. Jai Jawan, Jai Kisan means the Jawan on the border, his blood is saving us, and Kisan on the farm, his sweat is giving us food. And this country can be stand on the basis of Jawan and Kisan only. And Modi ji said that when we will come to power, we will give you cost of production plus 50%, which is recommended by the Swaminathan Commission. I will give you what is Swaminathan Commission. That was the promise given. Modi ji won. And when he came to power, what he did? He first given an affidavit in the Supreme Court that 50% cannot be given. Then he wrote to all the chief ministers that if you are giving bonus on MSP and purchasing food grain, stop that. So bonus was stopped. There was a reaction. So he gave a new slogan that farmers' income will be doubled. How farmers' income will be doubled? Nobody knows. Then he announced that we are going to give 50% on cost as a Swaminathan Commission has recommended. My friends, Swaminathan Commission is a commission which is for farmers for the first time in India. This was appointed in 2004. The report was given in 2006.
and some recommendations were adopted by Congress, but they were not having that propaganda, and many recommendations were not adopted. But Swaminathan is a leader of our green revolution. But when he was the leader of green revolution, he used to say that increase production, adopt new technology, new seed, new fertilizer, new irrigation systems, and increase production per acre. But in Farmers Commission report, he says that agriculture growth should not be measured by how much production is increasing, but it should be measured by how much income of farmer is increasing. खेती का विकास कितना उत्पादन बढ़ता है इससे नहीं मोजा जाना चाहिए, वो किसान की आमदनी कितनी बढ़ाता है इससे मोजा जाना चाहिए, इससे गिना जाना चाहिए. I myself have asked Dr. Swaminathan ji, is it not contradiction what you were trying to say when you were preaching green revolution? What was his answer? He said that, Navadiya, at time I was planning for our country because we were ship to mouth. So increasing production was necessary. Now I am chairman of a farmers commission. I have to think about farmer. And if farmer produces 4 quintals instead of 2 and he doesn't get profit of 2 quintals, what is the use of increasing production? How correct and clear it is in his mind. His government said that we are going to give you 50% profit according to Swaminathan Commission. But my friends, Swaminathan Commission recommended C2 plus 50%. This C2 in simple language is comprehensive cost, everything in agriculture, seed, fertilizer, irrigation system, labor, family labor, interest on land. If you have dig the well, the capital investment in well and the interest on that also, that all is included, that is comprehensive cost. But Narendra Modi ji government has announced A2FL plus 50%. In A2FL, only fertilizer, seed, whatever cash input you have put in agriculture and labor and family labor. No interest on investment also. That is what A2FL is. That price is less than C2. Anyway, that is given. But that C2 plus 50% is not given, but the A2FL is also not available in market. You must have heard many BJP leaders saying in this last 3-4 years that we have had a procurement of many agriculture produce significantly more than what Congress was doing. Definitely, they have procured more on support price. For example, some pulses, some edible oil. Now last year, cotton also they have procured. But why they were forced to procure? Because there were prices lower than MSP in the market because of global recession. And because on this COVID-19 background, the global market has gone down more and more. Now, what Modi ji is experiencing is this, that they cannot give A2FL plus 50% also. So, you see that since he came to power, now 6 years have gone, 72 months has passed, he has always changed the goalpost. First he said that when I will come to power, I will give you 50% profit. Then he said, I can't give it. Then he said that I will double your income in 2022. But how that will be doubled is not yet clear. In 2019 election, he said that I am giving you 50% profit by CACP and the prices are announced, but that price is also not available in market. And now government is finding it difficult to buy all agriculture produce at MSP because no agriculture produce is having MSP in the market. You must be knowing in Odisha also, the MSP for paddy is not available unless government buys it. In Rajasthan, new bajra has come in market and that bajra is being sold at 1000 to 1100.
when the MSP of bajra is 2,100 rupees a quintal. Last year, maize was sold at 600, 700 rupees a quintal when the MSP was 1,800 and 1,900 rupees a quintal. The cotton in India was sold at 5,000 to 4,500 rupees a quintal when last year MSP was 5,400 to 5,500 rupees, and by pressure government was forced to buy 30 to 35% of cotton in India. But today not a single crop is having MSP. Now because of the excess rain, the pulses crop is getting damaged, and that is why somewhere pulses prices are going down. Because of the China's import of palm oil, the edible oil prices are going down, but government policy is not changing. So what is now Modi ji is trying to do? Now Modi ji has announced 3 new laws. First, he announced the ordinances by signing the Honorable Rashtrapati Mahamahim, and these 3 ordinances were: one, that APMC market will be abolished and farmers will be allowed to sell their produce out of APMC. The second was that there can be a contract farming, you can contract with anybody, and on that contract you can have price determination, and you can produce for that company. So contract farming will be promoted. The third legislation in simple language is that Essential Commodity Act will be abolished, so that there will be no restriction on holding, on storage. Big players will come in and they will build cold storage, big warehouses, and they can hold many agricultural produce so that farmer will get good price. My friends, all this just I am going to finish it. All this was tried during Congress regime, but all this has failed. I will just give you 3 examples. The contract farming was tried in Punjab and Haryana when Pepsi Cola was permitted in this country. The Pepsi Cola asked Punjab farmers to produce potato, tomato, but that didn't succeed. The ITC company came in India to buy soybean out of APMC, out of market. E-Chaupal, e-marketing was there. 4 or 5 years with a very hue and cry and with propaganda, ITC bought soybean for farmers. But after that, when that company went away, what was the reason? Nobody knows. The reason is this, that when soybean prices were higher in American market and our MSP was lower, they bought soybean from farmers out of APMC because MSP was lower and market prices were higher. But when soybean prices dropped in America, our MSP was higher. They felt that if they buy out of market at lower prices than MSP, then they will be defamed, so they went away. So this also failed. Now Essential Commodity Act, in that they have made one provision that if prices of food item goes 50% on average price, then they will impose it again. If vegetable prices goes 100% on the average price, they will again impose Essential Commodity Act. And you must be knowing that there is a agitation in Maharashtra because government of India has banned onion exports. So how can one trust on this government? My friends, the farmers are agitating in Punjab and Haryana because they are getting the benefit of minimum support price in wheat and paddy, and because of that support they can grow wheat and paddy. 80% of economy of Punjab and Haryana is depending on that, and 90% of wheat and paddy is procured by FCI. They are afraid that this MSP protection is withdrawn, then their plight will be same as bajra farmers' plight in Rajasthan and maize farmers' plight in the country.
But now because of that agitation, our Prime Minister, our Agriculture Minister is now and then announcing that MSP will be there, the APMC will also be there, but we are opening the market so that farmer will get good price and 70 years exploitation during Congress will be stopped. So my simple question to this government is this: if you are confident that farmer is going to get more price in free market, then why you are not guaranteeing that no trade in agriculture will be below MSP? Why you are hesitating in that? Because you have to do nothing. Farmers are now and then going to get more price. My friends, the real problem is this, that market economy cannot solve the problem. Subsidy is the only solution to solve the problem. And you are in Odisha. The Odisha government is giving, I think, 10,000 rupees direct support to farmers and 12,000 rupees direct support to landless laborer. The same policy is there in Telangana, Telugu Raitu Bandhu, 5,000 rupees per acre for Kharif and 5,000 rupees per acre for Rabi. Modi ji himself has announced 6,000 rupees per family per year, but these amounts are very less. We will have to think on this, that how can we increase this. My friends, I will give you last input on which you please think over and guide me also. This is important because no government can give now price. So direct subsidy, income support is necessary. Modi ji is saying that I am going to increase your income double. The economy of India will be $5 trillion. My friends, I don't know what will happen, but in 2026, there will be 8th pay commission. And in the 8th pay commission, the minimum wage of the government employee will be not less than 45,000 rupees per month, means 1,500 rupees per day. My question is, how much must be given to a farm laborer or an organized sector laborer in village and in town? Not 1,500 rupees, but at least 700, 800 rupees. Then if 700, 800 rupees is to be given, and if Commission for Agriculture Prices and Cost take this in account, what will be the cost of production of food? What will be the cost of production of vegetables and fruits, milk? Just imagine. Then if that prices will not be available, then how much should be given to the PM Kisan Yojana? And if this is not solved, will not there will be the increasing gap between the urban and poor, and when you will be asking the villagers to live on 1 rupee, 2 rupee kg rice, means you are asking them to live as a slave. And I think that is what is going on. With your generation, I am hopeful that you will fight against this slavery and you will fight for the real independent, real Bharat, which is Dr. Babasaheb Ambedkar has said that every person in this country must get a right to live as a human being. And I hope your generation will fulfill this promise. Thank you. Wow. Sir, I'm hearing your talk, I think around 7th time. और मैंने 7वीं बार अगर आपने सुन रही हो तो again I have gained the same sensations in my body every time I hear you, because every time I hear you I become more clear and a little angry inside me that how common people like us, we don't even understand what's going on. Because whenever दाल के rates बढ़ते हैं तो मैं जब छोटी थी तो my mother used to always complain कि दाल के rates बढ़ गए, दाल महंगी हो गई. तो दाल महंगी हो गई तो हमेशा complain कि why are the rate prices of pulses going up. After I attended your session for the first time, I realized that every time we cribbed about our pulses rates going up,
we were actually contributing to a criminal act, because when I'm buying a branded suit, I'm not complaining. When I'm going for an expensive mobile phone, which जिसके rate का कोई मतलब ही नहीं. Every year a corporate brings a new version of a phone, and I don't complain paying 30,000 more. But if the dal price is going from 60 rupees to 80 rupees, then it is like, oh, dal महंगी हो गई, महंगाई हो गई. It took me some 35 years. When I was some 37, I had attended your session for the first time, sir, that I realized that, how the market and even media has not let us be fully informed. So I'm personally very grateful to you, and I do hope that the technology did not come in the way, and the Wi-Fi fellows sitting here could grasp the key messages. I have attended it so many times. I think this time sir has made it very, very simple. But still we understand that there is a lag. So please rest half an hour that we have. We will invest in your questions, clarifications, if there's anything you have not understood or any reflections you have. आप में से कुछ लोग गांव के चीजों को अच्छे से समझते भी हैं. And if you have not understood anything, please remember that rule, that there is no question which is silly. Please come forward and ask your question. The only request is please come close to the microphone where the system is and then talk. जी. भावना जी, इन्होंने क्या किया है कि मेरे साथ सवाल अपने शेयर कर दिए हैं. अरे वाह वाह. वेरी गुड, वेरी गुड. जी, मैं बैठा हूँ लैपटॉप के पास और ये सब सुन पा रहे हैं आपको, तो मैं इनका एक एक करके सवाल पूछता हूँ. वंडरफुल. तो ये अश्विनी हमारी फेलो हैं केरला से, उनका सवाल है, व्हाट आर द चैलेंजेस इन सेलिंग प्रोड्यूस एट एमएसपी एंड व्हाई आर ओनली अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ फार्मर्स are able to sell at that rate? Ashwini, the question is very good. Actually, when Commission for Agriculture Prices and Costs was formed by Lal Bahadur Shastri in 1965, it was formed just to give a minimum guarantee to the farmers that in emergency prices fall below that, then and then only this MSP will be there and government will intervene to buy that. But MSP was never remunerative. MSP was never defined as a remunerative. Farmer can get higher prices in the market. We were in shortages, so that was very possible in the market. And when we were in shortages, the government used to purchase food from farmers for distributing it through ration shops. So that was called a procurement. So there was a procurement price which was higher than MSP and which was lower than market price. But now procurement price is completely vanished because farmers are not getting the lowest price, which is MSP in the market, and so farmers are agitating for MSP. But this MSP is not protected. You rightly said, and it is now discussed very openly, that only 6% farmers are getting MSP, and that is for also wheat and rice only. Other crops, other 22 crops are having MSP, but there is no regular purchase because first MSP is not having any judicial binding. It is not statutory. So there is no rule, and farmers are so divided that sometimes they get good price in market, they are happy, and sometimes it goes down. They say that this is our hamara nasib hai ye, because of our what we can say, our stars are not with us. Isliye the you must be seeing that the agitation for MSP is going in Punjab and Haryana more and not in rest of the country. But now farmer is understanding the importance of MSP because MSP is not available throughout the country. So you must be knowing, you are now in Orissa. In Orissa also there is a good operation of MSP for paddy, and there is a good operation of MSP for paddy in Chhattisgarh also. I want to make you understand this. In Chhattisgarh,
the Chhattisgarh government was announced that they will give 2,500 rupees for paddy per quintal. That is more than 700 to 800 rupees over the MSP. But Modi government took objection on that. So now they are giving 10,000 rupees per acre direct subsidy to farmers. So these things are happening, and as farmer is going to become more and more awakened, I think they will demand their right, and that is why Modi ji is now announcing these 3 new laws and giving a new dream to farmers that now you are liberated. Farmer is not liberated. Government wants to get liberated from the responsibility of the MSP. ये थैंक यू सर. एंड अगला सवाल है मानसी का. मानसी ने पूछा है व्हाट स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स आर रिक्वायर्ड टू मेक एग्रीकल्चर मोर प्रॉफिटेबल. आपने एमएसपी की तो बात की है, और क्या स्ट्रक्चरल रिफॉर्म हो सकते हैं? See, in structural reforms, what I want to say, you can have technology, you can have more irrigation, you can have more horticulture, but for all these, the gap which I have defined, that the increasing between the rural and urban economy is because of monetary policies. So increasing production is one thing which Dr. Swaminathan has said, but increasing profit is very important. And this increasing profit nowhere in the world is not without state support. We talk about Israel technology, but we never discuss about the government of Israel, what support they are going through their policies to Israeli farmers. That is why I say that the fiscal measures or the monetary policy, that reform is very necessary, and we must see that the money supply in villages increases in proportion to money supply increases in our system. I want to draw your attention that why gold price has increased so much. 40,000 से 60,000 रुपए पे सोना चले गया. क्या कारण है एकदम इतना सोना बढ़ने का? कारण मेरे ख्याल से यह है कि अमेरिका ने कोविड-19 से फाइट करने के लिए वहां के बेरोजगार लोगों को जो पैसे दिए, उसके लिए डॉलर्स छापे, डॉलर प्रिंटेड बाय अमेरिका. So the value of dollar reduced, which dollar devalued, and so gold prices shot up from $1,200 per ounce to $1,900 per ounce. और हमारा रुपया अभी 75 रुपए का डॉलर हो गया है, तो इसलिए गोल्ड प्राइसेस बढ़ गए. तो जरा सोचो कि अमेरिका का डॉलर के दाम नहीं कम होते तो हमारा रुपया तो 100 रुपए के ऊपर चले गया होता. अब रुपया कमजोर होना ये किसानों को मदद करने वाला है स्ट्रक्चरली, ये कितने लोग समझ सकेंगे? हमारा रुपया डिवैल्यू होने के बाद भी दुनिया के बाजार में हमारे एमएसपी से, आवर सपोर्ट प्राइस से, there are low prices of all agricultural commodities in global market. Just imagine if our rupee would not have been devalued. तो मैं तो बहुत ज्यादा इकोनॉमिस्ट नहीं हूं या मैं बहुत पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूं, पर मुझे बहुत कम शब्द में समझ में आता है कि स्ट्रक्चरली हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज ये प्रो फार्मर, प्रो ऑर्गेनाइज सेक्टर करनी पड़ेगी, और नहीं तो हम क्या करेंगे, हम गैप बढ़ाते ही रहेंगे. और वो अगर होते रहा तो मुझे नहीं लगता कि हमारे देश का किसान या अनऑर्गेनाइज्ड लेबर ये सम्मान की जिंदगी जी सकेगा. धन्यवाद विजय जी. अगला सवाल है, व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट फार्म मैकेनाइजेशन एंड नीड ऑफ टेक्नोलॉजी अडॉप्शन इन इंडियन एग्रीकल्चर? See, we cannot stop mechanization. I agree with that. But we will have to think that we are having a human power. हमारे यहाँ श्रम शक्ति है. अमेरिका, यूरोप में श्रम शक्ति कम है, इसलिए वहां मशीन ज्यादा है. क्या हम उनका वैसा का वैसा कॉपी कर सकते हैं क्या? हमको सोचना पड़ेगा इससे.
मुझे तो ऐसा लग रहा है कि यस, ह्यूमन लेस एग्रीकल्चर इज फ्यूचर। मनुष्य की जरूरत ही नहीं है। कई लोग कहते हैं अरे किसान ने खेती करना छोड़ दिया तो अनाज कहां से आएगा, फ्रॉम वेयर फूड विल कम। I say that now human-less agriculture technology is fully developed. Today in America, only 2% farmers are there, and they are producing huge amount of food and agricultural produce. So mechanization is there, but we will have to think कि रोबोट का इन्वेंशन किस मर्यादा तक के करना पड़ेगा। मुझे याद आ रहा है कि पोप ने खुद ने ये जो G8 के जो कंट्रीज है, द चीफ ऑफ द G8 कंट्रीज, द पोप हैज रिटन लेटर टू देम दैट यू शुड स्टॉप रिसर्च ऑन रोबोट, दिस विल किल ह्यूमन बीइंग। आपको याद होगा तो बिल गेट हिमसेल्फ हैज सेड दैट रोबोट शुड बी टैक्स्ड so that the production by robot will not be cheap. I think these thoughts are going on, and there is another thought which is going on, minimum global income. आप YouTube पे कई इकोनॉमिक्स के भाषण सुन सकते हो, उसमें प्रमुख है ग्रीक के जो फाइनेंस मिनिस्टर रहे थे और उन्होंने रिजाइन कर दिया था IMF और वर्ल्ड बैंक के प्रेशर के कारण। वो भी कह रहे हैं कि अब मिनिमम ग्लोबल इनकम की बात करनी चाहिए। और आपको याद होगा कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में भी 72,000 रुपए देने की बात कही थी। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हमको इसका स्वर्ण मध्य साधना पड़ेगा, क्योंकि एक अनुभव ये है, वी आर एक्सपीरियंसिंग दिस, दैट इवन द मेकेनाइजेशन, द टेक्नोलॉजी ड्रिवन एग्रीकल्चर इज नॉट फिजिबल विदाउट स्टेट सपोर्ट। जी धन्यवाद सर। अगला सवाल है कि is there a solution that can be effected at the local or village level to combat this internal colonization without policy changes at the top? Yes, there is a solution, but then you will have to stop the policies which is causing the gap increasing. I always say, it is not in joke. What happened in Maharashtra when we were agitating, one leader from BJP, now he is in the ministry there in Delhi, and he was president of Maharashtra BJP, Mr. Danve. He said that opposition leaders should sign on stamp paper that if loan waiver is given to the farmers suicide will stop. I said that I am ready to give you in writing. But after loan waiver, you will have to do 3 things. What is that? Withdraw 5th, 6th, 7th pay commission. Withdraw the policy of giving loan to buy car, fridge, scooter, TV, micro oven. And third, subsidies to urbanization. Do these 3 things, we farmer will not demand you anything. Are you ready for this? You will be tomorrow policy makers. Will you be able to do this? जी सर। अगला सवाल भाग्यश्री का है। उन्होंने पूछा है, हाउ एग्जैक्टली एजुकेटेड यूथ कैन हेल्प फार्मर्स? फॉर एग्जाम्पल, किसी को एमएसपी का प्राइस नहीं मिल रहा है तो क्या कर सकते हैं हम? बहुत अच्छा सवाल पूछा है। मैं भी अभी बेटा इसी दिशा में सोच रहा हूं कि हमारे मोदी जी ने हम पे एक बहुत बड़ा एहसान किया है, और पंजाब और हरियाणा के किसानों को भी मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि उनके आंदोलन के कारण मोदी जी को बार बार he has to tweet that MSP will continue, APMC will continue. तो मैं ये सोच रहा हूं कि आपकी जनरेशन अगर किसानों के साथ में खड़ी होती है और किसानों की यूथ जनरेशन भी खड़ी होती है और मोदी जी से यह आग्रह करती है कि मोदी जी, स्वामीनाथन कमीशन ने जो एमएसपी तय करने का फॉर्मूला दिया है वो एमएसपी आप घोषित कीजिए और उस एमएसपी का कानून आप पार्लियामेंट में लाइए और पार्लियामेंट में सब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उसको सपोर्ट करके पास कर दीजिए। तो मेरे ख्याल से वो अगर कानून बन जाएगा
कि इससे कम दाम पे कोई भी कंपनी किसानों के साथ में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, कोई भी इंपोर्ट का काम नहीं कर सकेगी, तो मेरे ख्याल से हम सब लोग किसानों को एक बहुत बड़ा न्याय देने का काम कर सकेंगे। और एमएसपी अगर नहीं दे सकते हैं तो फिर whatever price is available in the free market, the difference between the MSP and that price, which was called Bhavantar, that should be given directly or through PM Kisan Yojana. I think then there will be no problem. थैंक यू सर। अगला सवाल हर्ष का है कि अगर ये बड़ी कॉरपोरेशंस इकट्ठे होकर मोनोपोली कर सकती हैं बाजार पे, तो फार्मर्स क्यों नहीं, जो मेजर सोर्स हैं फूड का, वो कुछ कर सकते? That is वो सबसे बड़ा कारण है. That is the hitch. See, we are now 60%, not 70%. We are the voters, and in our democracy, we elect the government. मुझे कई फॉरेन के पत्रकार आते हैं, फॉरेन रिपोर्टर्स come to me and they ask me this same question, that you elect the government and your government continues your exploitation. How this is? That is very correct question, but our government has got a power to divide and rule. What Modi ji is doing or what Indira Gandhi did गरीबी हटाओ में, divide and rule. अभी क्या हो रहा है? 5 किलो अनाज फ्री, 5 kg rice is free, 3 gas cylinders is free, 1 Swachhatagraha is there, 500 rupees in Jan Dhan Yojana, 6,000 rupees to farmer. तो जो 2-3-4 एकड़ के किसान हैं, जो मजदूर हैं, उनको थोड़ा ना थोड़ा तो मिल रहा है. They are getting something. They are happy with that only. So getting 24 votes is very easy by dividing, and those who get 24 votes in our democracy, they get elected because 60% goes to vote, and out of 40% they get elected. So 24 votes against 75 votes. So this is how is happening. I think this is not a democracy. This is a dictatorship of 24% of our Indian population. Javandiya ji, that was a very big statement and thank you for sharing that. मेरे पास एक दो सवाल और हैं. एक फेलो जानना चाहते हैं कि अभी सरकार ने बीटी ब्रिंजल ट्रायल्स के लिए 7 स्टेट्स में अलाउ कर दिया है. इस पर आपके क्या विचार हैं? देखिए, मैं है ना टेक्नोलॉजी के विरोध में नहीं. आई एम नॉट अगेंस्ट टेक्नोलॉजी, बट आई एम ऑफ द ओपिनियन दैट द सीड शुड बी विद द फार्मर. He can use his own seed. He should not be enslaved by the companies to buy seed. What is happening in cotton, when we are talking about BT cotton, the whole BT cotton is through hybrids, and many people doesn't know what is hybrid and what is self-pollinated. The hybrid seed is to be bought every year, while self-pollinated straight line seed farmer can save from his own crop. In BT brinjal also, if I can take my seed from the same brinjal, I have no objection in that. But there is another problem. If suppose I don't want to eat BT brinjal, are you going to impose marketing restrictions that BT brinjal will be sold as a BT brinjal only? Many people have got allergies. Suppose I am having some allergy for some gene, how can I will be protected? In Europe, there is a special law which compels the processing industry, whatever you are producing through genetically modified crop, you will have to label your product with a genetically modified crop. I think if that is done in India, I have no hitch on that. BT brinjal must be sold as BT brinjal. Is government ready and the producers is also ready? That is the question. All right, thank you sir. अगला सवाल जो है वो मुझे लग रहा है आपसे नहीं, सरकार से है, पर लिखा है तो पूछ लेता हूँ कि लॉकडाउन के दौरान सरकार ने एक बार भी किसानों के लिए नहीं सोचा और जिसकी वजह से किसानों का बहुत नुकसान हुआ. तो
फेलो का ये पूछना है कि जब सबके लिए सरकार ने सुविधा की व्यवस्था की तो किसानों के लिए क्यों नहीं की? नहीं, कोई वो तो विचार ये सर कह वो तो ये कह रहे हैं कि किसानों ने ही देश की अर्थव्यवस्था चलाई है और सब तरफ 23-24% निगेटिव ग्रोथ है, और एग्रीकल्चर में तो 3%, 3.4% कुछ तो भी पॉजिटिव ग्रोथ है, और वो किसानों को बस सिर्फ धन्यवाद ही दे रहे हैं। पर मेरे बच्चों, किसानों के लिए तो नहीं सोचा, पर हमारे देश के असंगठित कामगारों के लिए भी नहीं सोचा है। आप जरा सोचिए कि सब रेलवे स्टेशन बंद है, सब एसटी स्टैंड, सब बस स्टेशन बंद है। अपन सिर्फ ये रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पे ही जो रोजगार करके 200-300 रुपए रोज कमाते थे, या जो लोग शहरों से गांव में आए, हमारी माँ बहनें पैदल चलती आई, उन्होंने रास्ते पर बच्चों को जन्म दिया और गांव में गए, उनका 200 रुपए रोज का भी अपन नुकसान समझे तो 6 महीने में 6,000 रुपए महीने से उनके 36,000 रुपए का नुकसान हुआ है। मुझे बताइए, इनके 36,000 रुपए का जो नुकसान हुआ है उसका क्या कॉम्पेंसेशन इन्होंने दिया है, और ये लोग किस तरह से जिंदगी जी रहे हैं? क्या हम आंख बंद करके 5 मिनट सोचे तो हमारे आंख पे सहारे नहीं आएंगे क्या? ये लोग मेरे हिसाब से इसलिए कुछ रिवोल्ट नहीं कर रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि चलो कोरोना से बच गया तो बहुत हो गया, जान बची तो लाखों पाए। मुझे ऐसा लगता है कि इस पैनिक में गवर्नमेंट ने इन लोगों का नहीं सोचा। मैं तो ये मांग कंटिन्यूअसली कर रहा हूं, बच्चों आप अगर लिख सको तो लिखिए प्रधानमंत्री से कि सब संगठित कामगारों की तनख्वाहें 25% कम कर दी जाए 2 साल के लिए, और उससे जो पैसा बचेगा वो इन लोगों को बांटने के लिए इस्तेमाल किया जाए। इनका भी अधिकार है हमारे देश की अर्थव्यवस्था में अपना हक मांगने का, तो ही कुछ हो सकेगा बच्चों। नहीं तो सिर्फ हम आश्वासन देंगे, थाली बजाएंगे, दिए लगाएंगे, 21 दिन की बात करेंगे, और आज 6 महीने के बाद में 1 लाख लोग कोरोना से हो रहे हैं। कल क्या होगा किसको मालूम नहीं, कब तक के ये चलेगा किसको मालूम नहीं, और क्या क्या हो रहा है। ऑनलाइन कौन पढ़ पा रहा है, किसके बच्चे पढ़ पा रहे हैं? आपके और मेरे बच्चे पढ़ पा रहे हैं, तो इनके बच्चों का क्या भविष्य है? हम क्या सोच रहे हैं? जरा बहुत गंभीरता से, सही में हमारी सबकी आंखें खोल दी है। ये जो डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स आप लोग पढ़ते हो ना, कि ये जो डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स है इसने कितना अनइवन डेवलपमेंट किया है, ये कोरोना ने पूरे दुनिया को बता दिया है। सर, सर सर मेरा एक और सवाल है। हाँ, बताइए प्लीज। अच्छा भावना जी। नहीं नहीं, प्लीज यू गो अहेड। जी जी, वो उनको जवाब पसंद आया था इसलिए ताली बजाई थी, सवाल अभी खत्म नहीं हुआ। तो ये सवाल है सर कि जो वातावरण को बचाने के लिए कानून बन रहे हैं, उनसे जो हाई एल्टीट्यूड एरियाज में फार्मर रहते हैं, विजय जी आप हैं क्या हमारे साथ? हाँ हाँ हाँ, हाँ बिल्कुल आवाज आ है रहा सर, आए हैं इधर। यस 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 यस। हाँ जी जी, तो वो कह रहे हैं जो वातावरण को बचाने के लिए कानून बन रहे हैं, उनसे हाई रेंज एरिया में रहने वाले किसानों का काफी नुकसान होता है। तो किसको बचाया जाए, वातावरण को कि किसानों को? नहीं, देखिए बिल्कुल बहुत बहुत ही अच्छा सवाल है ये, क्योंकि हम ग्लोबल वार्मिंग की बात कर रहे हैं, हम क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं, और हम हमारी इकोनॉमी को हाई कॉस्ट इकोनॉमी से इंटीग्रेट कर रहे हैं। और पिछले 4-5 साल से आप देखते होंगे तो सूखा अकाल बहुत कम गिरा हुआ है, पर गीला अकाल बहुत ज्यादा गिरते जा रहा है। क्रॉप तैयार हो जाते हैं और क्रॉप काटने का समय आता है, उसी समय बारिश आ जाती है और क्रॉप पूरा खत्म हो जाता है, पर उसको किसानों को कोई सुरक्षा नहीं है। नेशनल डिजास्टर फंड में से कुछ 6,800 रुपए पर हेक्टर मदद दी जाती है, और वो भी 2 हेक्टर तक के मर्यादित दी जाती है रेनफेड एग्रीकल्चर को, और 13,000 कुछ रुपए इरिगेटेड एग्रीकल्चर को दी जाती है, पर वो भी 2 हेक्टर तक की दी जाती है। मेरे पास में अगर 4 हेक्टर का नुकसान हुआ है तो मुझे 2 हेक्टर की ही मिलेगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें
सबसे पहले तो यह है कि हम जब एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो हमारे को हमारी डेवलपमेंट की व्याख्या बदलनी चाहिए। आज हमारी डेवलपमेंट की व्याख्या यह है कि पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ एनर्जी मोर, यू आर मोर डेवलप्ड। ये बात मैंने एक इंटरनेशनल सेमिनार में देश के बाहर कही थी कि ये व्याख्या जब तक के है तब तक के हम एनवायरनमेंट को कैसा बचा पाएंगे, क्योंकि आज अमेरिका और यूरोप में पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ एनर्जी जो है उस उतना कंजम्पशन अगर अफ्रीका और एशिया के लोग करने लग गए तो इस वसूल का व्हाट विल हैपन टू दिस ग्लोब। मुझे ऐसा लगता है कि इसको बदलना होगा हमको, और जो गांधी जी ने कहा है उसको ये नई पीढ़ी कैसा एस्टेब्लिश करती है, उसको पॉलिसी से कैसा सपोर्ट करती है। गांधी जी ने कहा था कि नेचर कैन सेटिस्फाई योर नीड बट नॉट योर ग्रीड। हमको ये इसका तारतम्य बैठाना पड़ेगा, और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि इसमें जो इकोनॉमिक पॉलिसीज है उसको भी हमको बदलना पड़ेगा। देखिए, मैं आपको एक बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूं। आप गांव में जाएंगे तो आपको ये अनुभव करने को मिलेगा कि किसान को अगर खेत में कुआं खोदने का है तो ही डजंट गेट बैंक फाइनेंस इमीडिएटली, बट इफ ही हैज टू बाय अ मोटरसाइकिल ही गेट इमीडिएट फाइनेंस फ्रॉम द बैंक। ये कैसी क्या पॉलिसीज है, इसको बदलने की जरूरत नहीं है क्या? तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर एनवायरनमेंट को बचाना है तो हमको ये बहुत स्ट्रिक्टली करना पड़ेगा। इसलिए मैंने कहा कि कर्जा लो, वस्तु खरीदी करो, इसको बंद कर दो ना, एनवायरनमेंट अपने आप बच जाएगा। अभी बताते नहीं क्या कि कोरोना के लॉकडाउन में हवाई जहाज नहीं उड़े, कारें नहीं चली तो ऑक्सीजन बढ़ गया, CO2 कम हो गया। व्हाट दिस मीन्स, दिस गांधी जी को फिर एस्टेब्लिश कर रहे हैं हम। तो इसको हमको हमारे डिसिप्लिन लाइफ में लाना पड़ेगा, मुझे लगता है। तो दोनों भी बचेंगे, एनवायरमेंट भी बचेगा और किसान भी बचेगा। और किसान के लिए एक अच्छा क्रॉप इंश्योरेंस लाना चाहिए जो यूनिवर्सल हो और उसका पूरा प्रीमियम गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दे। और ये बहुत जरूरी है क्योंकि क्रॉप कभी भी डैमेज हो सकता है। उसका जो लॉस होता है वो 15 से 20 हजार रुपए कम से कम एकड़ का होता है, और उसको अपने परिवार को भी पालना पड़ता है। मैं एक बात बच्चों के लिए बोल देता हूं, शायद वो सवाल में नहीं आया है। बच्चों, 2 एकड़ 4 एकड़ का किसान ये सिर्फ खेती के भरोसे पे कभी भी जी नहीं सकता है। ये 2 और 4 एकड़ का किसान मेरे जैसे के खेत पे काम करने के लिए आता है या दूसरे काम पर जाता है, तब वो जी पाता है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो मैंने आपको सवाल पूछा 8 पे कमीशन का, उसका मिनिमम वेज बढ़े बिगड़ उसको इंसान की जिंदगी नहीं मिल सकती है। यह अपने दिमाग में रखिए कि छोटा किसान बड़ा किसान ये झगड़ा फालतू का है। विजय जी हमारे साथ एक और फेलो है अर्चना, वो आपसे एक अनुभव साझा करना चाहती हैं। नमस्कार सर, मेरा नाम अर्चना सिंह है और आई एम ऑडिबल? Yes, Archana, you are audible. सर, yes सर। तो सर मैं अभी फूड टेक्नोलॉजी कर रही हूँ जो कि प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट है, और जो मेरा कॉलेज है जैसा आप कह रहे थे डबलिंग्स फार्मर इनकम, जो कि मेरे कॉलेज के अंदर ये चल रहा था क्योंकि MS स्वामीनाथन मेरे कॉलेज में आए थे और इस पे ये विचार हो रहा था और हम लोग को भी इंडल्ज किया गया था कि कैसे हम लोग फार्मर का इनकम डबल करें। वो था सर साउथ इंडिया, तमिलनाडु, थंजावुर डिस्ट्रिक्ट। अभी मैं हूँ अभी झारखंड से, तो वहां मैंने कॉलेज के थ्रू देखा कि डबल इनकम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि प्रोसेसिंग का तरीका कर रहे हैं। जो आप कह सर्विस सेक्टर क्या करते हैं, उनका जो मान लीजिए चावल है तो उसका लड्डू बनवा देते हैं, या कोई ब्लैक राइस है तो उसको आप प्रोसेसिंग देके उनका इनकम बढ़ाना चाहते हैं। तो ये जो पॉलिसीज है सर, ये फार्मर से ज्यादा इनकम तो आपकी सर्विस सेक्टर की फिर से बढ़ाती है। मतलब बिल्कुल सही। सर्विस सेक्टर की बारी, कल ही मेरे साथ एक चीज हुई जो मैं बताना चाहती हूँ कि मैं जितना दिन SBI फेलोशिप नहीं था, मैंने सोचा घर में बैठ के मैं थोड़ा किसी जो स्टार्टअप कंपनी है उसको जो भी मैंने सीखा है रिसर्च फील्ड में मैं उनको मदद कर सकूं। तो वो कंपनी को मैंने कहा मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए, आप कुछ मत दीजिए, बस आपको अगर हेल्प चाहिएगा तो आप हमसे पूछिएगा। तो कल मेरी उनसे बात हुई है, वो कहें कि
हम लोग क्या कर रहे हैं, आउटसोर्स कर रहे हैं डायरेक्ट प्रोडक्ट जिसका नाम वो लोग ऑर्गेनिक बोल रहे हैं, जैसे ऑर्गेनिक राइस हो या फिर ऑर्गेनिक आप वीग्रासी ले लीजिए, उसको वो पैकेज करेंगे, वो पैकेजिंग मटेरियल करेंगे और उस पे अपना लेबल लगाएंगे और फार्मर से लेके जिसको आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कहे, अभी जो मोदी जी का स्कीम आया है बिल के लिए, फिर उस चीज को वो बेचेंगे। अब इसमें ये समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं सारा चीज सर्विस सेक्टर के अंदर जा रहा है, प्रोसेसिंग फील्ड जो कि सबसे ज्यादा कमा ले रहा है, चाहे वो कोई भी कंपनी हो। तो मेरा ये निवेदन है कि पहला चीज तो ये है मोदी जी से, इससे पहले मैंने मोदी जी को लिखा था लेकिन कोई ऐसा रिप्लाई नहीं आया पीएम ऑफिस वाले में, जस्ट आने से पहले। कीप राइटिंग। तो पहला ये था सर, पहला निवेदन ये था मेरा कि मैं यहाँ रिसर्च नहीं करना चाहती हूँ इंडिया में, क्योंकि जो रिसर्च जा रहा है जिसके लिए हम लोग शुरू होते हैं कि हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे या फिर प्रोसेसिंग बहुत करेंगे, फार्मर्स का डबल इनकम करेंगे। अभी आपका 2023 आपका ईयर ऑफ द मिलेट्स लाने वाले ये लोग, इंटरनेशनल ईयर जो कि यूनाइटेड नेशन के द्वारा है। तो ये सब इनकम तो हम लोग फार्मर का नाम लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं डायरेक्टली एक कॉलेज को पैसा जाता है, मतलब कहीं ना कहीं कॉलेज को पैसा जा रहा है, गवर्नमेंट कॉलेज को जो मिनिस्ट्री ऑफ फूड के अंदर काम कर रही है, वो लोग अपना हैंडल करते हैं और फार्मर्स का इनकम नहीं डबल हो रहा है। यहाँ पे कहीं ना कहीं 4-5 गांव से बस बुला रहे हैं जो ऑलरेडी सक्सेसफुल फार्मर्स हैं, ऐसा नहीं है कि गरीब है। जैसे झारखंड, छत्तीसगढ़, ये सारे एरिया में कभी हम नहीं देखे कि फार्मर्स लाइक जहां से हम आते हैं वो जंगल वाला एरिया, आप गए होंगे रांची से आप लोहरदगा से आइए तो बहुत जंगल वाला एरिया है। अगर वो जो मोदी जी का स्कीम आ रहा है बिल करने का, तो वो कहते हैं कि आप मंडी बचाओ में, मंडी बचाओ का भी आंदोलन हुआ कि नहीं मंडी बचाओ, मंडी से अगर वो बाहर आ जाएंगे तो कहाँ जंगल पे बेचेंगे या फिर वो बिहार जाके बेचेंगे, ऐसा तो उनके लिए है नहीं। तो बस पूरा तो ही चीज ये था जो मोदी जी को हम पहले भी लिखे कि पहला चीज तो फार्मर क्यों नहीं बढ़ रहा है अपने इंडिया का, जो मेरा ऑब्जर्वेशन है, कोई न्यूज़पेपर नहीं, कुछ नहीं, जो हम पढ़े, जो हम समझे। पहला ये समझ में आया फार्मर इसलिए नहीं बढ़ रहा है कि रिसोर्स तो बहुत सारा है हम लोग के पास। जैसे झारखंड वीट नहीं उगा रहा है, ना राइस उगा रहा है। झारखंड के पास ट्राइबल्स एरिया है, छत्तीसगढ़ ट्राइबल एरिया है, उड़ीसा ट्राइबल एरिया है। ये सारे के पास जो रिसोर्स है वो ऐसी रिसोर्सेज है सर जो वर्ल्ड लेवल को टक्कर दे सकते हैं। जैसे साल सीड, इस बारे में हम इंटरव्यू शायद से बात किए थे अगर आपको याद होगा तो, कि सर साल सीड ऐसी सीड है जिसपे इंडिया पे रिसर्च रोका गया है। ऐसी सीड है सर जो कोकोआ बटर जो वर्ल्ड का सबसे ज्यादा एक्सपोर्टर है, जिसकी वजह से हम लोग चॉकलेट खा रहे हैं, सब खा रहे हैं, जितने भी चॉकलेट खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, उसको रिप्लेस कर सकता है। बट ये पॉलिसी दिया गया है कि चॉकलेट उसी को बोलेंगे जिसमें कोकोआ हो, बट अपना साल सीड भी तो कोकोआ बटर का अल्टरनेटिव बन सकता है जिसको गवर्नमेंट बढ़ा नहीं रही है। और ऐसा भी है सर, आपको मशरूम पता होगा, पुट्टू मशरूम है आपके झारखंड में, जिसमें सबसे ज्यादा प्रोटीन, एक भी कार्बोहाइड्रेट नहीं है। उसकी खेती आज तक वो लोग जानते ही नहीं कैसे उगता है, बस उनको पता है कि साल के पेड़ के नीचे उगता है और वो उस सीजन में ला रहा है। तो ये जो ट्राइबल फूड है या किसी भी गांव का, जो बस पंजाब, साउथ के, महाराष्ट्र के अलावा भी जितनी स्टेट है या आंध्रा के अलावा भी वो सफर कर रहे हैं वहां लोग। तो मोदी जी से बस ये निवेदन किए थे कि क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि हम लोग जो ट्राइबल फूड है उसको ज्यादा वर्ल्ड लेवल पे बढ़ाए और रिसर्च में, अच्छे रिसर्च में पैसा खर्चा किया जाए, कि जो रिसर्चर हो थीसिस के बजाय एक फार्मर के पास जाके काम करे, ना कि एक थीसिस पेपर लिखे और रिसर्च पेपर लिख के बस सबमिट कर दे और इम्पैक्ट जर्नल ले आए। तो एक पहला निवेदन अगर कर पाए आप तो ठीक है, मतलब हम तो किए बट हमको रिप्लाई नहीं मिला। दूसरा सर ये है कि आजकल हम लोग का जो जनरेशन है वो लोग फूड स्टाइल यूएस अडॉप्ट कर लिया है कि हम लोग यूएस के स्टाइल में खाते हैं। आलू खाना पसंद नहीं करेंगे लेकिन आलू का चिप्स खाना पसंद है, जिससे सर्विस सेक्टर बढ़ी, जिसमें आप कंट्रीब्यूशन क्या है ना कि क्यों सर्विस सेक्टर का जीडीपी ज्यादा बढ़ रहा है और एग्रीकल्चर कम है, क्योंकि दाम तो आलू का था लेकिन उसको चिप्स बनाने में 5 से 1 रुपया लग रहा है। लेकिन हम लोग का जो डिमांड है फूड का, कि मेरे घर में भी है ऐसा, मेरे मम्मी पापा के साथ भी, अगर कोई फार्मर सामने खड़ा हो और खुला बेचे तो हम लोग उसको लेना नहीं समझते, क्योंकि हम लोग क्या कहेंगे, अनहाइजीनिक है अपने वर्ड में, कि दैट इज अनहाइजीनिक। और हम लोग लेना किसको पसंद करेंगे, जो पैकेट में बंद हो और वही सेम ब्रांड, उस पे टैग उनका रहेगा आईटीसी का या फिर आपकी बड़ी बड़ी कंपनी का, तो हम लोग वो लेते हैं। तो दूसरा निवेदन मेरा मोदी जी से ये है कि लोग अनहाइजीनिक जिसको बोल के नहीं ले रहे हैं, और आजकल थोड़ा सा भ्रम भी हो रहा है कि ऐसे पेस्टिसाइड्स खाएंगे तो ये हो जाएगा। अभी आपकी विम वॉश कोई आई है ना, नीम वॉश आईटीसी के द्वारा,
तो उसको जैसे कर देती कंपनी, ऐसे कर देती कि 100% से हटा रही, वैसे कुछ नहीं है। 20 से 10% आप नींबू पानी से गर्म पानी में डाल के करेगा तो वही इफेक्ट होने वाला है। तो दूसरा निवेदन मोदी जी से ये है कि इतना जो मॉल्स बन रहा है, इतना जो हम लोग कपड़ा लेने जाते हैं, जो कि कोई लेने नहीं जाता, बस विंडो शॉपिंग करके आ रहे हैं, उससे अच्छा फार्मर के लिए वैसा एक स्पेस बनाइए जहां आप एसी लगाइए, जो कि बाहर इजराइल से लेके बाकी न्यूजीलैंड कंट्री फॉलो करती है, जिनको कहते हैं सैनिटेशन फॉलो करिए। तो आप ऐसा एक प्लेस बनाइए, मॉल्स के बदले वो स्पेस आप फार्मर्स के लिए बनाइए जहां वो अपना प्रोडक्ट लेके आए और गवर्नमेंट उनको ऐसा दे कि आप खुद पैकेजिंग कर पाए, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी ऑलरेडी डेवलप है सर, आप आराम से वहां खुद पैकेजिंग कर सकते हैं 5 मिनट में। तो जब वो खुद अपना प्रोडक्ट रखेंगे तो लोग लेना पसंद करेंगे, और बीच का जो ये सप्लाई चेन जो सबसे ज्यादा कॉस्ट बढ़ा रहा है वो कम हो जाएगा सर। तो यही 3 निवेदन है कि मोदी जी अगर सुन ले तो सेक्टर बढ़ जाएगा, इंस्टेड ऑफ spending money on the food sector by telling we are suffering from food hunger and food security। सबका रीजन यही है कि जमाखोरी भी हम ही लोग कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं पॉलिसी चेंज नहीं हो रही, क्योंकि सर्विस सेक्टर को हम लोग बढ़ाना चाह रहे हैं ग्लोबलाइजेशन के नाम पे। सो बस सर इतना ही है, और आपसे बहुत कुछ सीख। नहीं बेटा, आपने जो बोला है ना, मैं आपकी इस बात से 100% सहमत हूँ। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने जो अभी बोला ये सब मुझे लिखकर भेजो आप जरा प्लीज। एक चीज, दूसरी चीज आपने जो बोला है ना, मैं आपको बताता हूँ, ये जो वैल्यू एडिशन की बातें जो की जाती है कि नहीं, तो एक स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स ये है, वो ये कहती है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के प्रोसेसिंग में वैल्यू इज नॉट एडेड बट कॉस्ट इज एडेड, एंड फार्मर गेट्स द रेसिडुअल प्राइस, जो आप कह रही थी। तो ये वैल्यू एडिशन में किसान का भला नहीं होता है। आप ऑरेंज का ऑरेंज जूस बनाएंगे, टमाटो का टमाटो सॉस बनाएंगे, पोटैटो का पोटैटो चिप्स बनाएंगे, वो वैल्यू एडिशन होगी। पर वो वैल्यू एडिशन नहीं, कॉस्ट एडिशन होती है सर्विस सेक्टर में, क्योंकि वहां वेजेस बढ़ते हैं, वहां का सब लॉजिस्टिक का कॉस्ट होता है, एंड फार्मर गेट्स द रेसिडुअल प्राइस। और इसीलिए मैं कहता हूं कि अमेरिका में किसानों को डायरेक्ट सब्सिडी क्यों दी जाती है, इजराइल में किसानों को डायरेक्ट सब्सिडी क्यों दी जाती है, क्योंकि उनके इकोनॉमी में वो जी सके, इतना इनकम उनको मिले, इसलिए वो उनको ये प्रीच नहीं करते हैं कि आप वैल्यू ऐड करो, आप वैल्यू ऐड करो, उनको वो डायरेक्ट सब्सिडी देते हैं। अब आपने जो कहा ना, एक्चुअली ये प्लानिंग में रहता है। जैसा देखिए, अभी मोदी जी ने 1 लाख करोड़ का एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड कहा है। ये जो 1 लाख करोड़ रुपए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है ना, ये कोई बजट में से किसानों के घर नहीं पहुंचने वाला। आप किसानों के घर पहुंचे ये मांग कर रहे हैं, जो आप कह रहे हैं कि ऐसा एक एसी यहाँ बना दीजिए, तो आप वो 100% सब्सिडी मांग रहे हैं, जो कि अमेरिका में, यूरोप में सब जगह मिलता है। वो ये कर्जा देने वाले हैं, ये उसमें इंटरेस्ट सब्सिडी देंगे। और ये 1 लाख करोड़ में का मेरे ख्याल से 90% तो अंबानी, अडानी, टाटा बिरला, ये बड़े उद्योगपतियों के इंफ्रास्ट्रक्चर में चले जाएगा, उनके सिलोज में चले जाएगा। तो आप जो बात कर रही है मैं उससे सहमत हूं पूरी तरह से। मेरा ये मानना है कि किसानों को इस तरह से बजट में से सपोर्ट करना बहुत जरूरी है। और वो जो टेक्नोलॉजी है ना, वो टेक्नोलॉजी के लिए 100% इन्वेस्टमेंट ये गवर्नमेंट ने करना चाहिए। यहाँ पे तो मैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की एक बात आपको बता देता हूँ कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ये इकोनॉमिक्स भी थे, तो बहुत अच्छे, उनका पीएचडी था इकोनॉमिक्स में, और उन्होंने कहीं पे भी ये नहीं कहा है कि लैंड को डिस्ट्रीब्यूट करो, जोतने वाले को जमीन दो, कहीं नहीं कहा। उन्होंने कहा है कि जमीन का राष्ट्रीयकरण करो, नेशनलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, और सब इन्वेस्टमेंट मस्ट बी डन बाय गवर्नमेंट। आप जो कह रही हो, आदिवासियों के लिए अगर वैसा इन्वेस्टमेंट आ गया 100% गवर्नमेंट से, तो आपके जैसे बच्चों को बहुत स्कोप मिलेगा काम करने का, और आप गांव में रह के अपने खेती पे भी वो नॉलेज का यूज कर सकते हो। और इसके लिए बहुत बड़ी पॉलिटिकल विल की जरूरत है बेटा, और आपकी जनरेशन ने इस तरह से सोचना, इसको मैं सलाम करता हूँ। थैंक यू अर्चना एंड थैंक यू पार्टिसिपेंट। सर, मैं सवालों का लास्ट बस मैं जान रही हूँ 8 बजे हैं और हम लोग समय पर इसको पूरा कर सके। पर मुझे एक सवाल करना था, आई थिंक ये बच्चों में बहुत जोश आ गया, तो मुझे फिर इसे पोस्टपोन करना चाहिए। Have you come to give vote of thanks to sir? हाँ, ये वोट ऑफ थैंक्स देने आई भावना जी, अपना सवाल एक मिनट, वोट ऑफ थैंक्स को 2 मिनट के लिए पोस्टपोन करना प्लीज।
Can everyone hear? क्योंकि हम कैमरा नहीं देख पा रहे हैं. I hope you all can hear us. Okay, you can hear ना? ठीक है, thank you. सर मेरा इन बच्चों को दिमाग में रखते हुए इनकी एनर्जी से एक आशा मिलती है, एक होप मिलता है. और अभी अर्चना को आपसे बात करते हुए देख के लग रहा था कि कहीं पे कुछ एनर्जीज और फोर्सेस साथ आने की, कहीं पर कुछ तो हो रहा है शायद सृष्टि में, that forces are coming together. I wanted to ask you, sir, what if there is any advice or word of blessings that you would like to give to them? They are going to spend 1 full year away from their families. How can they get focused in the villages and not and remain focused and committed to the cause of what communities really need? आप बहुत अलग परिप्रेक्ष्य से जीवन जिया है आप लोगों ने, और बहुत अलग जिंदगी जी है. जब अकेले जाके गांव में रहना होता है तो उसका जो दर्द है, भय है, अकेलापन है, बहुत कुछ ये लोग फेस करेंगे और बहुत हिम्मत वाले हैं. मतलब मैंने जिस तरह के सवाल सुने अभी, तो बहुत इससे मुझे कॉन्फिडेंस मिलता है. But what would be your advice, sir? What can make it very productive and effective for them? ये देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये ओडिशा में है, और मैंने ओडिशा के बारे में ये सुना है कि ओडिशा में से गांव में से माइग्रेशन बहुत ज्यादा है, और यूथ जो है वो बहुत ज्यादा माइग्रेट होता है वहां से. जैसा नागपुर में मैंने जब मेरा घर बनाया तो यहाँ जो प्लम्बिंग का काम कर रहा था वो पूरा उड़ीसा का ही था, और वो पूरा ग्रुप ही उड़ीसा का था. तो उनके साथ में मैं बैठ के बात करता था, क्योंकि गांव के थे वो, उनका गांव से जुड़ा हुआ है, अभी भी वो गांव जाते हैं 6 महीने में एक बार. तो मैंने उनको पूछा क्या है, तो देखिए उन्होंने, अब ये बच्चे वहां गांव में जाने वाले मुझे मालूम, उन्होंने जो कहा था वो ये कहा था कि हमारे गांव में अगर कोई मैयत हो गई, कोई मर गया, तो उसको खंडा देने के लिए भी युवक नहीं मिलता, ऐसी परिस्थिति है बोले कई गांवों की. मुझे ऐसा लगता है कि इन बच्चों ने वहां पर अगर इस तरह की स्थितियां होगी तो थोड़ा ये समझने की कोशिश करनी चाहिए कि ये क्यों हो रहा है. और ये बिल्कुल इसीलिए हो रहा है कि गांव में जो मजदूरी मिलती है उस पर जिंदा रहना असंभव है, और उससे ज्यादा मजदूरी बाहर ज्यादा मिल रही है, इसलिए वो माइग्रेट हो रहे हैं. तो ऐसा क्या किया जा सकता है कि वो गांव में भी एक सम्मान की जिंदगी जी सके. जैसा कि मुझे चाइना के एक एग्रीकल्चर कॉलेज के प्रोफेसर ने, MS स्वामीनाथन फाउंडेशन में एक सेमिनार था, तो मेरा सब प्रेजेंटेशन सुनने के बाद में उन्होंने मुझे कहा कि मिस्टर जावंदिया, व्हाट यू आर सेइंग इज द सेम थिंग इन चाइना. न्यू जनरेशन डजंट वांट टू बी इन एग्रीकल्चर. तो जस्ट आई आस्क्ड हिम व्हाई. So he said that whatever you are arguing, the same argument is there. The minimum income which is outside agriculture, if that minimum income is not available in villages, why he will continue to be in village? So I just asked him, what is the solution according to you for this? So in China, what they are thinking, because China, all land is government land, he told me that we are thinking that per family land holding must be increased. Just imagine, in a communist country, that was his answer. Now in India, the land holding per family is not going to be increased. Very clear, is it not? Because if you go to any village, I think in Odisha also the same thing will be there, that if anybody wants to sell his land, he cannot sell his land unless someone comes from outside with money. Only then he can sell his land. But in villages, if youth start getting employment, then and then only youth will be there, and if youth will be there, then there can be a development. तो अभी जो एक लड़की मेरे से बात कर रही थी बेटा, वो उसने बहुत अच्छी बात कही थी उसने, कि वहां पे लोकल जो स्पेशलाइजेशन है उसको प्रिजर्व करना, उसका मार्केटिंग करना, और उसके मार्केटिंग की जो कॉस्ट है पूरी, वो कॉस्ट को सब्सिडाइज गवर्नमेंट के तरफ से कैसा किया जा सकता है, और वो 100% जो है वो किसान तक के कैसा जाएगा, वो मजदूर तक के कैसा जाएगा. ये अगर इस तरह का कुछ प्लानिंग इन्होंने एक दो गांव में भी किया अभी, तो मेरे ख्याल से दैट विल बी ए वेरी गुड मॉडल फॉर रिप्लिकेशन. मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में केरल में एक NGO है
वो इस तरह का प्रमोशन कर रहा है कि जो किसान ऑर्गेनिक वेजिटेबल ग्रो करेंगे, उन्होंने त्रिवेंद्रम ने उनके लिए एक साइट बना के रखी है अपने ही प्रेमाइसेस में, कि वो किसान अपना ऑर्गेनिक वेजिटेबल वहां लाकर बेच सकता है और उसको कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा, और जो बेचने के बाद में जो कीमत मिलेगी वो 100% उसको दे दी जाएगी। अब ये पूरा सॉल्यूशन नहीं है, पर एक तो सॉल्यूशन है ना कि उनको 100% मिल जाएगा, मार्केटिंग के लिए जो खर्चा आता है वो कम से कम उनका नहीं होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बच्चे अगर उस गांव में इस तरह का कुछ कर पाए, जैसा कि वहां पे कोदो और कुटकी होता है, और मेरे ख्याल से उड़ीसा की गवर्नमेंट भी उसको प्रमोट कर रही है, तो उसमें किस तरह से एक छोटा यंत्रणा, और अब अगर मोदी जी बोलते हैं एफपीओ, फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, तो ये बच्चे अगर एखादा फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन ऐसा बनाए कुछ किसानों का मिलकर, और उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से और स्टेट गवर्नमेंट से डायरेक्ट 100% सब्सिडी की मांग करे और डेवलप करे, तो मेरे ख्याल से दैट विल बी ए गुड वेंचर एंड दैट विल बी ए गुड मॉडल फॉर डेवलपमेंट। तो आई थिंक पीछे मैम भी वेट कर रहे हैं, हम लोग ने आपका बहुत टाइम लिया है। जस्ट वांटेड टू क्लैरिफाई वन थिंग सर, इनका इंडक्शन प्रोग्राम अभी ओडिशा में है, कुछ लोग ओडिशा के गांव में रहेंगे, ग्राम विकास जो संस्था है जो मेडियार जी की उनके साथ, बाकी लोग देश भर में जाएंगे। सो राइट फ्रॉम तमिलनाडु टू up there in Uttarakhand, they will again be all over the country, but yes, some of them will be in Odisha. आपने जो एडवाइस दिया है वो जितना ओडिशा के लिए एप्लीकेबल है वो बाकी जगह भी है। आई एम वेरी माइंडफुल सर, हमने आपसे 1.5 घंटा मांगा था, हमने ऑलरेडी 2 घंटा लिया है। पीछे से मैम भी बार बार झांक रहे कि खत्म क्यों नहीं हो रहा। आई थिंक आई शुड इनवाइट द लीडर हु वांट्स टू गिव अ वोट ऑफ some of these lessons are going to be lifelong, sir. Yes, please, you are audible. Camera. Hello, Bhanu, am I audible? Yes, Vati, you are audible. Yes. Now you are not audible. अनूप, आपको आवाज आ रही है? नहीं भावना, मुझे भी नहीं आ रही है। शायद उनका वीडियो भी स्टक हो गया है और ऑडियो भी नहीं आ रहा है। स्टक हो गया। आई थिंक ये दूसरे वाले में अभी ये लोग अनम्यूट करके इससे बात करेंगे। दे विल कम बैक राइट अवे। सर, इनका आपने इतने सिंपल वे में बताया है कि इनका ग्रास्प बहुत अच्छे इन्होंने सवाल किया। ये आ गए, वापस आ गए। प्लीज से समथिंग। नमस्कार। नमस्ते। हेलो। यस, ऑडिबल। माननीय जगन्या जी, आज हम अरे वाह, मराठी बोलतोय बेटा। आज आपण आम्हाला मार्गदर्शन केले, त्यासाठी आभार। मराठी आहे ना, मग आम्ही म्हटलं सगळ्याच भाषांमध्ये बोलूया। अरे वाह, शाबाश बेटा, शाबाश। ओके, द कॉन्ट्रॅक्ट आवाज नहीं आ रहा। आवाज the contrasting facts provided by you just one sec, please wait, sir can't hear you, आप कुछ बोलो प्लीज एक बार। हाँ, मेरे आपकी आवाज आ रही है, उनकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। सर वो कर रहे हैं, अभी स्पीकर से अटैच किया है, आप बोलोगे फिर से प्लीज। बेटा, मला मराठी ऐकायला खूप आवडेल। हेलो। हाँ बोलो, आप बोलो। ओके, मग मी मराठीतच करते। आभार सगळे। मराठी, इंग्लिश। आपण आम्हाला आज येऊन मार्गदर्शन केले त्याच्याबद्दल तुमचे आभार। तुम्ही आम्हाला भारतीय शेतीबद्दल स्वातंत्र्यापासून आजपर्यंत जे वेगवेगळे बदल झालेले आहेत त्याबद्दल सांगितल्यामुळे आम्हाला बऱ्याच नवीन गोष्टी कळलेल्या आहेत। आमचा संबंध शेतीपुरता फक्त बातम्या आणि वर्तमानपत्र आवाज कटतोय। फक्त बातम्या ह्याच्याबद्दलच आहे। तुम्ही जे सांगितलेलं की शॉर्टेज ऑफ इन्व्हेस्टमेंट, लो अमाउंट ऑफ सबसिडी, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स वर सम ऑफ द पॉइंट्स दैट वी वर एबल टू कैप्चर फ्रॉम योर सेशन। Our experience of Narayanpur Express, our experience of Narayanpur Express will definitely not just to be more aware of conditions of our farmer,
शेवटचं हेच म्हणू शकते की भारत की एक परिभाषा उसके लहर लहराते हुए खेत है, उन खेतों की हरी मुस्कुराहट आपसे मिलती है। आप हमारे लिए एक मार्गदर्शक बन के आए, इसलिए धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, छान बेटा, विश यू ऑल द बेस्ट। For everybody's information, we have recorded this session because आप लोग को कभी भी इसका रेफरेंस चाहिए हो तो आपके पास होना चाहिए। This session is recorded. We will be sharing it with Alex and sir हम आपको भी इसका कॉपी भेजेंगे। If बस anyone- वही रिक्वेस्ट में करने वाला था कि ये पूरा भेजिए मुझे। बिल्कुल सर, आपको भी भेजेंगे। और सब बेटे बेटियों को मेरी बहुत बहुत शुभेच्छाएं। कभी ये लोग नागपुर आए तो जरूर आए मिलने के लिए, ऑलवेज वेलकम। थैंक यू वेरी वेरी मच सर, आपसे हमने हमेशा लिया ही है एंड थैंक यू सर। चलिए बाय। बाय सर, बाय। धन्यवाद जवंदिया जी, फिर मिलते हैं आपसे। हाँ बिल्कुल धन्यवाद। आप ख्याल रखिए आपका। अगली बार पर्सनली मुलाकात होगी। हाँ बिल्कुल, आइए नागपुर आइए सर। अगला नागपुर में कीजिए, सेवाग्राम में कीजिए अगला। प्रियव्रत, दैट्स अ ग्रेट आइडिया। सर कह रहे हैं अगला बहुत सेवाग्राम में करिए, वर्धा में। हाँ अगला सेवाग्राम में कीजिए। जरूर जरूर। ठीक है सर, क्या पता आपके मुंह पे सरस्वती बैठी हो सर अभी। नहीं, थैंक यू सर। ओके सर, बाय बाय बाय। दिख गई थी शायद उनको। हाँ तो वो बोल रही थी मैडम दिख रही है बार बार। So can we close now, Priyavrat ji? We can maybe I don't know if you have time for reflection, but maybe we can close. We'll stop from our side.